Yes. So now last three topics are remaining in the chapter. That is ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो ये होते हैं, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है शॉर्ट में, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक. ओके. मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी मटेरियल दूर चला जाए, अगर वो मटेरियल आया और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब जहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वहां से दूर चला जाए, मतलब से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चला जाए, ओके, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ चला जाए, तो उसको हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक. मतलब जो दूर जा रहा है वो डायमैग्नेटिक. ऐसे याद रखा था हमने डी डी पी पी. और जो पास चला जाए वो पैरामैग्नेटिक. और पास चला जाए और बहुत फास्टली पास चला जाए, जस्ट लाइक आयरन बहुत फास्टली चला जाता है, ओके, सो होता है हमारा फेरोमैग्नेटिक. ओके. सो उसी के बारे में हमें समझना है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक. तो पहला देखते हैं उसमें डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. तो अगर इसकी शॉर्ट नोट पूछी जाए तो पहले बहुत पूछी जाती थी, अभी भी पूछी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, पर पहले इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा थी कि इनमें से एक शॉर्ट नोट होती ही है. कौन सी? या तो डायमैग्नेटिक, या तो पैरामैग्नेटिक, या तो फेरोमैग्नेटिक. दो ही मार्क्स में पूछे जाती थी. ओके. अब से कंबाइन करके कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी पूछा जाता है तो मार्क्स ज्यादा होते हैं अभी. ओके. पहले दो ही मार्क्स में पूछी जाती थी, सिंगली पूछते थे, इसलिए अब इकट्ठा भी कर देते हैं. हाँ, तो समझते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स. बेस तो हमें पता है कि भाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो मटेरियल आए तो वो दूर चला जाए, ओके, लेकिन ये दूर जाता क्यों है, वो रीजन हमें बताना है कि ये दूर क्यों चला जाता है, उसके पीछे का फंडा क्या है. ओके. तो समझते हैं. Diamagnetic substances, when such substances are placed in an external magnetic field, they get weakly magnetized in a direction opposite to the magnetizing field. कि कभी भी कोई भी सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट में रखा जाए और अगर ये बी नॉट की जो डायरेक्शन है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मैग्नेटाइज हो, मैग्नेटाइज तो होगा लेकिन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब वही दूर जा रहा है ऐसे, तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मैग्नेटाइज हो जाए, ओके, तो वो सब्सटेंसेस कौन है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. ये हो क्यों रहा है वो अब हम समझते हैं, ओके, लेकिन ये है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. अगर कोई हमारा से मैग्नेट है तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, सो मैग्नेट से क्या हो जाएगा? दूर चला जाएगा. सिंपल है. ओके. चलो, उसके एग्जांपल्स है एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, लेड, क्वार्ट्ज, वाटर, मर्क्यूरी, हाइड्रोजन, इनर्ट गैसेस एक्सेट्रा. ये सारे के सारे डायमैग्नेटिक मतलब दूर चले जाएंगे. ओके. तो एटलीस्ट 3 याद रखना, तो फिर वही सारे याद रह जाए तो वेल एंड गुड. एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, लेड, वाटर, मर्क्यूरी, ओके, से क्वार्ट्ज इज आल्सो देयर, हाइड्रोजन, इनर्ट गैसेस सारे, ओके. सो दे आर डायमैग्नेटिक मटेरियल. नाउ ये इसके अंदर ये दूर चले जा रहे हैं ना, तो दूर चले जाने का रीजन क्या है, दैट वी आर गोइंग टू सी. सो उसका बेस मेन कंसेप्ट समझ लो. ये एक सेंटेंस तो तुम्हारे आंसर में होना ही चाहिए. क्या? कि जो भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके एटॉम और मॉलिक्यूल के अंदर अगर जनरली क्या होगा, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. कैसे? इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा वो हम देखते हैं, लेकिन डायमैग्नेटिक में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. और अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसमें पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. वो पर्टिकुलर, जैसे कि हमने एंटीमनी लिया, कॉपर लिया, बिस्मथ लिया, ओके, तो उसका जो एटॉम और मॉलिक्यूल व्हाट एवर इज देयर, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ वी कैलकुलेट then it will be say even, okay, that number will be even. वो नंबर इवन होता है, इसकी वजह से ही वो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है. इसकी वजह से क्या होता है कि वो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है वो हम देखते हैं, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? इवन नंबर्स, मतलब 2, 4, 6, 10 ऐसे होंगे. ओके. चलो, तो अभी ऐसे होते हैं तो होता क्या है वो देखते हैं. जैसे कि ये हमारा एटॉम है, उसका न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये भी वही न्यूक्लियस है, एटॉम है, ये इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है. हमें पता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स
सेम डायरेक्शन में घूम रहे होते नहीं है। ओके, तो से ये जा रहा है से क्लॉकवाइज और वो जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। डन। अच्छा, सो इन अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस द मोशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स in an atom is assumed as the motion of the two electrons revolving with the same angular velocity in a circular orbit of same radius but in opposite direction। तो डायमैग्नेटिक में हमने सारी की सारी पेयर लेनी है, क्योंकि इवन नंबर है तो पेयर में ले लिए इलेक्ट्रॉन, जब पेयर में ले लिए तो सेम रेडियस पे ही घूमेंगे। ओके, सपोज हमने क्या लिया कि सेम रेडियस पर, मतलब जो वो सेम ऑर्बिट में ही है तो सेम ही रेडियस होगी। ओके, तो सेम रेडियस पर वो लोग घूम रहे हैं। ओके, और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स है घूमेंगे तो करंट भी प्रोड्यूस होगा। हमें पता है, मैक्सवेल ने बोला था, केमिस्ट्री में पढ़ा था हमने, चार्ज पार्टिकल है और घूम रहा है तो करंट भी प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। करंट आया तो मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी। तो ये सब जो प्रोड्यूस हो रहा है वो सब कुछ सेम होगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होगी, वही इसमें प्रोड्यूस होगी, इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा उतना ही इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। द ओनली डिफरेंस इज इन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। दैट्स व्हाई यहां पर वेलोसिटी होगी वो भी मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। ओके, सो जनरली हमें पता है कि सर्कुलर मोशन जो होता हो वहां पे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कंसीडर करते हैं। तो यहां पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, लेकिन एक केस में सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इनवर्ड्स होगा और एक केस में आउटवर्ड होगा, क्योंकि रोटेशन डिफरेंट डिफरेंट है इसलिए। ओके, सो फिर से पढ़ता हूं। इन अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस द मोशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटॉम इज एज्यूम्ड एज द मोशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सारे के सारे पेयर में है टू इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी दोनों की, मतलब जितनी भी पेयर है उसकी क्या हो जाएगी, सेम, मैग्नीट्यूड सेम, इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ सेम रेडियस बट इन ऑपोजिट सेंस, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, सो अगर ऐसा हो रहा है तो देखो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसकी वेलोसिटी यहाँ होगी। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। ओके, नाउ यहाँ पर भी मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट हो रही है, वहां पर भी मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक फील्ड होगी तो मैग्नेटिक मूवमेंट है, सो मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट हो रही है। अब जो मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट हो रही है उनकी डायरेक्शन देखो, सपोज ये नीचे की डायरेक्शन में और ये ऊपर की डायरेक्शन। ओके, सो एक में हमें फोर्स भी मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स इनसाइड और एक में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स आउटसाइड भी जा रहा होगा। ओके, सो इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये तो वही चीज वापस लिख दी है। ओके, रेडियस बट इन ऑपोजिट सेंस। तो अगर हम देखें तो देखो, इन दी एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी एक्सटर्नल नहीं है, इनकी वजह से जो हुआ वो है, लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अभी है नहीं। सो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट एंड कैंसिल ईच अदर। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, हमने देखा, एक में नीचे एक में ऊपर, लाइक दिस। ओके, सो क्या होगा, एक दूसरे की इफेक्ट को निग्लेक्ट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे ईच अदर फॉर एवरी एटॉम सो दैट द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ईच एटॉम इज जीरो। सो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक मूवमेंट तो है लेकिन पेयर में है, डिफरेंट है उनकी क्या, वैसे ही सब्सटेंस है। फिर हम बोलेंगे सर ऐसा थोड़ी होता है कि सारे के सारे डिफरेंट ही एग्जैक्ट ही है, मतलब 20 है तो 10 क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और 10 एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ऐसा एग्जैक्ट थोड़ी होगा। अरे एग्जैक्ट होगा उसी को डायमैग्नेटिक बोलते हैं, एग्जैक्ट नहीं होगा उसको बोलेंगे ही नहीं हम। ओके, जिसमें एग्जैक्ट नहीं होगा सब में थोड़ी होगा, तो सारे मटेरियल थोड़ी डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब में थोड़ी आ जाएंगे। ओके, तो जो नहीं होंगे वो नहीं होंगे, लेकिन जो होंगे उनको ही हमने डायमैग्नेटिक बोला है, कि जिनमें इवन नंबर्स है पहली बात, और वो इवन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आधे आधे घूम रहे हैं। सपोज 50 है तो 25 क्लॉकवाइज, 25 एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसा है तो ही डायमैग्नेटिक। अगर ऐसा है कि सिर्फ 10 एक डायरेक्शन में घूम रहे हैं और 40 दूसरी डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो अभी हम उसको बोलेंगे नहीं डायमैग्नेटिक। डन। ओके,
So in the absence of any external magnetic field, the magnetic moment of two electrons being equal and in opposite and cancel each other for every atom, so that net magnetic moment of each atom is zero. तो net अगर ऐसा केस है तो net magnetic moment in the absence of external magnetic field जीरो हो जाएगी. ओके चलो इतना तो समझ में आ गया ना, सिंपल ही है. सो ये जीरो हो गया. अब देखो जैसे कि यहां पर फोर्स लग रहा है तो आउटसाइड लग रहा है और यहां पर फोर्स लग रहा है वो इनसाइड लग रहा है. और अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ला रहा हूं. सो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लाया. ओके और यहां पर भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाया. पहले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी नहीं, तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही थी वो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर रहे थे. ओके सारे जो पेयर में इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे थे. अब एक्सटर्नल फील्ड हम ला रहे हैं बी. ओके द वेक्टर एडिशन ऑफ दीज टू मैग्नेटिक मोमेंट्स गिव्स राइजेस टू द नेट डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट से 2 डेल्टा m. जैसे कि हमारी मैग्नेटिक मोमेंट m थी. ओके और यहां पर भी m थी, डायरेक्शन डिफरेंट थी. अब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आने की वजह से उसमें चेंज आएगा. और क्या चेंज आएगा, उसकी पर्टिकुलरली एक की मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन. एक की मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगी और एक की मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज हो जाएगी. इसकी भी इंक्रीज हो सकती है, इसकी भी डिक्रीज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. तो एक की इंक्रीज हो जाएगी, एक की डिक्रीज हो जाएगी. तो हम वैसे ही लेंगे कि सपोज जो हमारा नॉर्मल केस है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स हम लेते थे उसमें तो इंक्रीज ही बोलते हैं हम. तो सेंट्रीपिटल अंदर जा रहा है तो उसमें इंक्रीज और बाहर जा रहा है तो डिक्रीज, कन्वेंशन के अकॉर्डिंग. ओके सो ये आ गया. अब अगर हम नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करें कब, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर दी तब, तो दोनों का ऐड कर दो. तो इसको और इसको ऐड कर देंगे तो ये जो चेंज हुआ वो तो कैंसिल हो जाएगा. m और m क्या हो गया 2m. अंडरस्टूड. ओके मतलब हमें क्या करना है, नेट अगर हम कैलकुलेट करें सो यहां पर हमारा दोनों का एडिशन अगर हम कर दे, सो डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे डेल्टा एम लिख दिया है, बट कहने का मीनिंग क्या है, एक जो भी होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना. यहाँ पे पहले एम था, वहां पर भी एम था, तो दोनों ने एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया. लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर से चेंजेस आ रहे हैं. वो चेंजेस कैसे आए कि जो पहले था उसमें कम हो गया और यहाँ पर जो पहले था उसमें ज्यादा हो गया चेंजेस. ओके अंडरस्टूड. तो पहले जो था वो तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये जो चेंजेस है वो कैंसिल आउट हो रहे नहीं है. डन. ओके सो डायरेक्टेड अपवर्ड्स ऑपोजिट टू दी एक्सटर्नल फील्ड. तो अगर हम एक्सटर्नल फील्ड नीचे डालेंगे तो उसमें उसकी प्रॉपर्टी है. हम सोचेंगे सर अपवर्ड से क्यों, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है. ओके जैसे कि हम दूसरा लेंगे तो उसमें अपवर्ड्स नहीं जाएगा, उसमें डाउनवर्ड जाएगा, वो बाद में देखते हैं. ओके लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा कि ये नीचे जा रहा है, सो डायरेक्टली वापस ऑटोमेटिकली बाय द मटेरियल प्रॉपर्टी जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी. तो वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगी ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड बी. So the net magnetic moment 2 delta m so developed is called induced magnetic. तो अब ये जो कैंसल आउट नहीं हो पाई, क्यों, एक्सटर्नल फील्ड आने की वजह से जो चेंजेस आए उसकी वजह से एक दूसरे की इफेक्ट कैंसल आउट नहीं हो पाई, उसी को हम बोलेंगे द नेट मैग्नेटिक मोमेंट 2 डेल्टा m so developed is induced magnetic moment. ये प्रोड्यूस हुई है. ओके और ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुई है. हमने स्टार्टिंग ही केस में कैसे स्टार्ट किया डायमैग्नेटिक मटेरियल कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो ऑब्जेक्ट को रखा जाए और वो अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाए, तो वही मटेरियल है डायमैग्नेटिक मटेरियल. थियरी की स्टार्टिंग ही हमने वहां से की. तो देखो बी नीचे था और ये मैग्नेटाइज हो गया, उसकी भी मैग्नेटिक मोमेंट आ गई ऑपोजिट डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन में हो जाता तो पैरामैग्नेटिक बोल देते. ओके सो द मैग्नेटिक मोमेंट इज इंड्यूस्ड इन डिफरेंट एटॉम्स एड वर्टिकली टू गिव अ नेट मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द बी. मतलब कि यहां पर जो आ रहा है
वो वर्टिकली ही हो रहा है बी बी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है वही है हमारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट। सो नोट क्या है यहाँ पर, द अपीयरेंस ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट इन एटॉम इज नॉट अफेक्टेड बाय द थर्मल मोशन, ओके, ऑफ एटॉम्स। मतलब कि थर्मल मोशन मतलब से टेम्परेचर, थर्मल मतलब टेम्परेचर, सो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है नहीं, नॉट डिपेंडेंट, नॉट अफेक्टेड बाय द थर्मल मोशन ऑफ द एटम्स, देयरफॉर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सच मटेरियल्स डज नॉट डिपेंड ऑन अ टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल्स। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब क्या कि भाई कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में कितना डिग्री का हो सकता है वो तो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है, लेकिन कितना इजीली हो सकता है, एकदम इजीली फास्ट, वो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसके लिए, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल है और वो टेम्परेचर के ऊपर मतलब वो इजीली मैग्नेटाइज होने वाला नहीं है और हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा, नहीं, ऐसा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अंडरस्टूड, पक्का, ओके। तो ये था हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल, ओके। अब उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, वेरी इजी, जो हम अभी तक पता है वैसा ही है। देखो, when a diamagnetic substances are suspended in a uniform magnetic field, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आई थी और वो भी यूनिफॉर्म, तब क्या होगा, they set their longest axis at right angles to the direction of the field। अगर डायरेक्शन ऑफ द फील्ड ऐसी है तो वो ऐसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ओके। देन सेकेंड, व्हेन, देखो तुम अगर ज्यादा मार्क्स में है तो ऐसे फिगर ड्रॉ करके शो करना, 4 मार्क 5 मार्क में है, पूरी थियरी शॉर्ट नोट है तो, और अगर 2 ही मार्क में है तो पॉइंट लिख दो, फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ओके। व्हेन, सेकंड प्रॉपर्टी, व्हेन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी तो हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात की, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर है, ओके, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मूव हो जाएंगे, मतलब परपेंडिकुलर, ऑपोजिट इन द सेंस नॉट ऑपोजिट बट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव हो जाएंगे, ओके। अगर देखो यहाँ पर एक मैग्नेट है, यहाँ पर दूसरा मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, सो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। सो ऐसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के पास, ऐसा समझो ये जो कलर वाला है वो हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है और उसका पाउडर है, उसको हमने ऐसे बाउल में रखा हुआ है, सो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। These substances have a tendency to move from stronger parts of the field to the weaker part। तो यहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, नॉर्थ और साउथ ऐसे रखा हुआ है, तो वो स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट, हमें पता है मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ हमें फील ज्यादा होगी, पोल पर, तो ये पोल से दूर जाने का ट्राई करेगी। तो देखो ये पोल से एक्चुअली ये सारा मटेरियल क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, अंडरस्टूड, ओके। तो वही पॉइंट को फिगर से शो किया गया है। नाउ से व्हेन अ पीस, देखो अगर सारे अच्छे से ध्यान से समझ लो, फिर सब में वैसा ही लिखना है, सब में इन द सेंस पैरामैग्नेटिक में भी ऐसा ही सब है, जो चेंजेस आएंगे वो लिखने हैं, पॉइंट सारे यही होंगे, एंड फेरोमैग्नेटिक में भी ऐसा ही है, ओके। सो प्रॉपर्टीज क्या है, व्हेन अ पीस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेफर नॉट टू पास थ्रू द मटेरियल। तो अगर यहाँ पे अगेन नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है और बीच में अगर तुमने कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल रखा, तो हमें तो पता है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल तो भाई दूर जाता है मैग्नेटिक फील्ड से, सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो प्रेफर करेगी नहीं कि उसके अंदर से पास करे, मतलब उसके अंदर से एट मिनिमम जितनी मिनिमम पॉसिबल होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी, बाकी सब बाहर से ही निकल जाएगी। तो हमने लास्ट चैप्टर में या लास्ट टू लास्ट चैप्टर में, लास्ट में ही, चैप्टर के लास्ट में ही एक थियरी पढ़ी थी जिसमें डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब थोड़ा बहुत जस्ट बताया था कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। उसमें मैंने तुम्हें एक एग्जांपल भी दिया था, शायद याद हो तो, कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में देखा था हमने, ओके, लास्ट में जो था वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या था कि पर्टिकुलरली से एक
कवर बन जाता है, चार्ज इलेक्ट्रोलाइजेशन हो जाता है, चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो कोई भी मटेरियल है ऐसा, सपोज ऐसा, जैसे कि ये मैंने तुम्हें बोला था कि दिस यू कैन गूगल ऑल्सो, जैसे कि कोई भी मटेरियल है, ओके, से एक केज है, ऐसा कोई केज है और वो केज के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावर वाली से लाइटनिंग हो रही है, या अगर जिसको हम छुए तो करंट से ही हम डेथ हो जाए, बताया था ना, तो वो हो जाए, उतना हाई पावर है, लेकिन अंदर कोई आदमी है उसको कुछ हो रहा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो क्या है, वो ऐसे कवरिंग कर देता है, तो यहाँ पे जो भी तुम अप्लाई करोगे वो इसको तो इफेक्ट होने वाला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये जो कवरिंग किया हुआ है, वो कवरिंग इन द सेंस ये केज ही कवर है, ओके, तो ये केज पे आएगा और डायरेक्टली वो अर्थ से जुड़ा हुआ होता है, तो अंदर ही चला जाएगा, अर्थ में ही चला जाएगा, ये भाई साहब को कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो वहां पे हमने थोड़ा बहुत देखा था। इन शॉर्ट ये भी सपोज ऐसा समझो कि डायमैग्नेटिक मटेरियल है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, अंदर से पास होने का ट्राई करेगी, प्रेफर करेगी नहीं। ओके, सिंपल है, डन। ओके, तो ऐसी फिगर हमने बनाई है। फिर पैरामैग्नेटिक में क्या बनाएंगे, तो पैरामैग्नेटिक में सब अंदर से जितनी ज्यादा पॉसिबल हो अंदर से भेज देंगे, क्योंकि दे आर प्रेफरिंग। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ओके, सो इट इंप्लाइज दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड एंड फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज रिड्यूस्ड स्लाइटली। तो मटेरियल के अंदर की फील्ड जो होगी वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। सो बी हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है से बी इज इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी एम, ये फॉर्मूला है, प्लस बी एम फॉर्मूला है, लेकिन इसमें कम हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इसलिए माइनस बी एम लिखा हुआ है। एंड हमें पता है कि ये जो टोटल बी है ना, टोटल बी, ओके, वो जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, उससे कम होता है, एक्सटर्नल से तो कम ही होगा ना। सो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ये जो टोटल हुआ वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, अरे यहाँ भी देख सकते हैं ना, बी नॉट में से माइनस करेंगे तब बी आ रहा है, ओके, यहाँ भी देख सकते हैं। सो ये जो बी है इट इज लेस देन दैट ऑफ दी बी नॉट, सिंपल है। ओके, सो वो लेस देन है, तो अगर फिर हम म्यू आर की बात करें तो म्यू आर तो है हमारा बी अपॉन बी नॉट, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है बी अपॉन बी नॉट। अभी हमने देखा क्या कि जो बी की वैल्यू है वो बी नॉट से छोटी है। सो बी की वैल्यू अगर बी नॉट से छोटी है, मतलब ऊपर छोटी वैल्यू है नीचे बड़ी वैल्यू है, तो पॉइंट में आंसर आएगा। ओके, सो देयरफॉर म्यू आर इज लेस देन, डन। ओके, so relative magnetic permeability of a diamagnetic substance is always less than unity, simple है। okay. so अगर एक और जो अभी हमने इसके ये थियरी के पहले जो थियरी देखी जिसमें हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट इज एक्चुअली म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई एम, वही है, 1 इधर आ गया है। ओके, सो म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई एम, उसमें हमने अभी बोला कि म्यू आर क्या है, लेस देन 1, तो लेस देन 1 है, तो ये लेस देन 1 है, मतलब ये पॉइंट में है, सपोज 0.5 समझ लो, तो ये 0.5 माइनस 1, आंसर क्या है, माइनस। सो देयरफॉर सो काई एम इज नेगेटिव, काई एम नेगेटिव है, मतलब काई एम क्या था, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी सब्सटेंसेस कितना इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है, दैट प्रॉपर्टी इज काई एम। ओके, तो भाई ये तो नेगेटिव आया, मतलब ये, और फिर हमने लास्ट में नोट भी देखा था वो थियरी में, द मोर द काइनेटिक ससेप्टिबिलिटी मोर इज दी मैग्नेटाइजेशन, जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उतना ही वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, सब्सटेंस है, उसका मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा। तो भाई नेगेटिव आई तो क्या होगा, होगा नहीं। ओके, और लीस्ट होगा। सो नेगेटिव, हेंस ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल हैज अ स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। ओके, एंड से ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के साथ भी चेंज होने वाले नहीं है। कि भाई हमें पता है कि म्यू आर लेस देन 1 आ गया है और काई एम जो है वो भी नेगेटिव आ गया है, मतलब कि वो इजीली मैग्नेटाइज होने वाले नहीं है, तो दैट डज नॉट मीन कि टेम्परेचर बढ़ा हो गया और वो फिर वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज करके मैग्नेटाइज हो जाएंगे, नहीं, ऐसा है नहीं, डिपेंड ही नहीं करता टेम्परेचर के ऊपर। अंडरस्टूड? ओके, तो ये था हमारा पूरा का पूरा डायमैग्नेटिक मटेरियल। अंडरस्टूड? बस इसके जैसे ही अब पैरा और फेरो देखना है, और इससे छोटा है, सबसे बड़ा यही था डायमैग्नेटिक मटेरियल।
सर